कवर किया था। हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे कि रेजोनेंस कहाँ पे होता है, रेजोनेंस क्यों होता है, कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे रेजोनेंस होगा। और मान लो अपने पास मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, तो रेजोनेंस करने की भी 6 कंडीशंस थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को भी चेक करने की अपने पास 6 कंडीशंस थी। राइट है। बट ये रेजोनेंस है क्या चीज़, इससे क्या होता है स्ट्रक्चर में। मतलब मान लो रेजोनेंस हो रहा है, स्ट्रक्चर अपने आप अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको रेजोनेट करवाते क्यों है, क्या रीजन है। मजा आता है, या फिर किसी ने बोला है, ऊपर का प्रेशर है, या दाऊद ने कुछ बोला है, ऐसा कुछ, क्या लगता है, कौन बताएगा स्ट्रक्चर में रेजोनेंस क्यों होता है। हाँ, पत्थर वाला एग्जांपल क्या होता है, क्यों रेजोनेंस कर रहे हैं अपन। हाँ ठीक है, वो एग्जाम्पल तेरे को याद है, लेकिन उस मतलब मैंने किस रीजन से बताया था, क्या उसके पीछे, उसका बोलते हैं ना, उसका रिजल्ट क्या था। तुम लोग खाली एग्जाम्पल ही ध्यान में रखते हो। मैंने बोला था स्टेबल होता है, कोई भी स्ट्रक्चर जब रेजोनेट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको सिर्फ इसलिए रेजोनेट करवाता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो वैसे रेजोनेंस कोई माइक्रोस्कोप में घुस के देख नहीं रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रेजोनेंस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल फेनोमेना। ठीक है, जिसको हाइपोथेटिकली बनाया गया है। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं नहीं करते हैं वो तो भगवान जाने। ठीक है, बट इंसान ने अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने को पढ़ने के लिए ये सब फेनोमेना बनाया है। और ये फेनोमेना गलत भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो, ठीक है, ये सब चीज़ें बनी क्यों जानते हो, जब हम लोग फेनॉल पे एक CH3+ का रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो इससे मेरे को दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, दो क्या एक्चुअली 3 रिजल्ट। ठीक है, एक तुम्हारा अजम्पशन ये होगा कि फेनॉल पे क्या आ जाए, यहाँ पे CH3 आ जाए, ये भी सही होगा। फेनॉल पे यहाँ पे CH3 आ जाए, ये भी सही होगा। और एक यहाँ पे CH3 आ जाए। ठीक है, तो पहले लोगों को भी यही लगता था कि ऐसा होना चाहिए, लॉजिकली कहीं पे भी CH3 जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, इसको क्या करना, बेंजीन कहीं से भी एक अपना हाइड्रोजन लूज करेगा और ये CH3 को ऐड कर लेगा। ये भी हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो कहीं भी जाके अटैच हो सकता है। बट जब सॉल्यूशंस पे रिसर्च की गई तो पता चला कि सॉल्यूशन जो है, ये ये वाला और ये वाला, इनके प्रोडक्ट 80% बन रहे हैं, जबकि इसका खाली 20% बन रहा है। मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तब रिसर्च में पता चला कि जब रेजोनेंस होता है और बाहर से कोई चीज जब बेंजीन से जुड़ी हुई होती है, तो उसमें कुछ पार्शियल चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वैसे बिहेव करता है। तुमको मैंने बताया था जब OH तुम लगा देते हो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे जाता है बेंजीन पे, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। सही है, तो ये CH3+ अब किसके पास जुड़ सकता है, ज्यादा टेंडेंसी किसके पास है ऐड होने की, या तो इस माइनस पे जाएगा, या तो इस माइनस पे जाएगा, या तो इस माइनस पे जाएगा। मेटा पे जाएगा क्या, मेटा पे जाना तो नहीं चाहिए। फिर भी सोल्यूशन में ये मेटा वाले भी प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, बट मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो पैरा और ऑर्थो वाला होगा। ठीक है, मेटा वाला जो होगा उसका परसेंटेज काफी कम होता है। तो इसीलिए मैं इसको हाइपोथेटिकल फेनोमेना बोल रहा हूँ, मतलब ये होता भी है और इसके वजह से देखो ये फेनोमेना गलत भी हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, फिर भी सोल्यूशन में ये प्रेजेंट होता है।
ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग को ये पता चला कि ये चीजें होती तो हैं, ठीक है, ऐसा होता तो है पार्शियल चार्जेस, बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता ये, ठीक है, इसीलिए तो ये सोल्यूशन बन रहा है, नहीं तो ये 1% भी नहीं बनता था। ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं रीजन ये है कि CS3 को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। वैसे भी ये पार्शियल चार्जेस हैं, कुछ टाइम के लिए चार्जेस का जनरेशन हुआ है, कुछ टाइम के बाद ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मेजर प्रोडक्ट को मेजर कंसिडर करते हैं और जो कम बनता है उसको माइनर कंसिडर करते हैं। केमिस्ट्री में तुम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि ये बनेगा ही नहीं या यही बनेगा। जैसे मैंने तुमको डिसोसिएशन में भी बताया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट करता है, ऐसा ये मिथ है, ठीक है। बाद में रिसर्च में मालूम पड़ा कि कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो 100% डिसोसिएट करती। खाली बेस्ड ऑन हम लोग देखते हैं 100 में से 80% 90% डिसोसिएट कर गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100 में से 30 या 20% डिसोसिएट कर रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो केमिकल जो स्टडीज है ना, वो तुम एक तरह से ऐसे बोल दो कि उनके लिए अभी तक कोई एग्जैक्ट रूल बना ही नहीं है। सिर्फ हम लोग हाइपोथेटिकली चीजों को अज्यूम करके चलते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसे होगा ये होगा वो होगा पूरा, ठीक है। कि पूरा केमिस्ट्री हाइपोथेटिकल स्टडी है तुम्हारी एक्चुअली, ठीक है। हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट है उसमें कि इस हद तक ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, खाली एक अजम्पशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो अजम्पशन कहीं ना कहीं सही भी है, तो इसलिए पढ़ रहे हैं। और तेरे को पढ़ने के लिए बोला किसने भाई, तू छोड़ सकता है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तेरे से। ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, बट मैक्सिमम टाइम इसका जो आंसर होता है वो सही होता है, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहा था, तो वहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, थॉमसन मॉडल, बोहर्स मॉडल, फिर स्क्रॉडिंजर मॉडल। बाद में मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ही नहीं, वेव है, ठीक है। और वेव से बनी हुई चीजें भी क्या होनी चाहिए, वेव होनी चाहिए, सही है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, कहानी मुझे नहीं बताना है तुम लोग को, बट एक टाइप का अजम्पशन है जो हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक, इसीलिए तो केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है। तुम लोग देखोगे डोबे रायना ट्रायड बना, फिर उसके बाद न्यूलैंड का ऑक्टेव्स बना, क्रुक्स होमोलोगस सीरीज बनी, लोथर मेयर ग्राफ बना, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, बोहर का पीरियोडिक टेबल, रेंज का, बारी का। बाद में पता ये चला कि स्टिल कुछ एलिमेंट कंफ्यूज है, उनकी पोजीशन ही फिक्स नहीं कि इसको रखा कहाँ पे जाए, कॉन्फ़िगरेशन कुछ और बोल रहा है, रखा कहीं और जा रहा है, ठीक है। बट केमिस्ट्री तुमको ऐसा कभी नहीं करेगा कि उस चीज का रीजन नहीं बताएगा। रीजन वो तुमको हर चीज में देगा कि इसके पीछे ये रीजन है, इसके लिए ये ऐसे बिहेव कर रहा है। बट जब उसको पीरियोडिक टेबल में रखोगे तो तुम्हारा कंफ्यूजन फिर चालू हो जाएगा कि इधर क्यों रख रहे हैं, इधर क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो रीजन तुमको हर एक चीज का मिलेगा। केमिस्ट्री ऐसा नहीं बोलता है कि ये मान लो ऐसा होता है, मैथ्स के जैसा लेट एक्स बी दिस वैल्यू, ठीक है। अपने इधर एक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो भी हो रहा है उसका रीजन तुमको देखने को मिलेगा। मेजर माइनर क्यों बना रहा था प्रोडक्ट, रेजोनेंस की वजह से। हमने देखा ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे थे, इसकी वजह से मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन रहे थे, ठीक है। तो चलो एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में अपने को देखना क्या है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में लिखा है किसी ने? तो बेस्ड ऑन रेजोनेंस the following properties can be explained। ठीक है, अगर तुमको रेजोनेंस आता है तो तुम पहली चीज ये बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है,
और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो चीज़ों की एरोमेटिसिटी पता लगाने के लिए हम लोग रेजोनेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड, इससे तुमको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इससे मैं स्टेबिलिटी भी जज कर सकता हूँ। किसकी? स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने वर्ड यूज किया था, क्या डेफिनेशन बताई थी? क्या बताया था, याद है किसी को? चले, कुछ भी तुम लोग बताते हो रे। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट्स नहीं बताया, ये वर्ड मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले यूज किया था लास्ट लेक्चर में। कौन से रूल में? नहीं, मैंने NH4OH का जब बेसिसिटी में तुम लोग को बता रहा था तो मैंने बोला कि ये चीजें इंटरमीडिएट होती हैं, ये खाली रिएक्शन के बीच में फॉर्म होंगी बट प्रोडक्ट में तुमको दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी चीजें जो बिटवीन द रिएक्शन फॉर्म तो होती हैं बट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं दिखेंगे, उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं हम लोग। ये लास्ट में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जैसे ये कंबशन है ना, वैसे ही ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH ऐसे करके अपन लिखते हैं। तो फाइनली इतनी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग रेजोनेंस के बेस पे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे अभी। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ये 6 चीजें ना। जो पहला एप्लीकेशन है क्या था? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में थे अपने पास, उन लोग को मैंने बता दिया था। ठीक है, जो पहले आए थे बहुत, जो लोग लेट क्लास लगाए थे उन लोग को शायद नहीं पता होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो एक्चुअली में एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जिस भी कंपाउंड में एरोमेटिक नेचर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान में रखो। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास 3 कंपाउंड दिए गए हैं और तुमको पता चल गया कि एक एरोमेटिक है और दूसरा एंटी एरोमेटिक, तीसरा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका आएगा? सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉर्मल, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं और ये दोनों सबसे ज़्यादा तो ये स्टेबल होगा, फिर नॉर्मल वाले, फिर ये वाले। ठीक है, अब यही चीज़ अपने को देखनी है कि अपने को कैसे पता चलेगा कि विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड चेक करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम लोग हकल्स रूल बोलते हैं। ठीक है, हकल्स का रूल क्या है? इसके रूल को हम लोग रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे? हकल्स का बोलना ये है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को या किसी भी नॉर्मल कंपाउंड को एरोमेटिक बनने के लिए ये 4 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करता है, चारों में से एक भी नहीं करेगा, तो वो एरोमेटिक नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चारों फॉलो होने चाहिए। सबसे पहले वो स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं वो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते। दूसरा, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन मैंने तुमको अभी सिखाया था, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस क्या होता है। तो वो 6 कंडीशन तुमको पता होनी चाहिए, उसके बेस पे तुम बता सकते हो इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है। साइक्लिक, और थर्ड प्लेनर होना चाहिए।
प्लेनर का मतलब ना उसके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। sp3 के क्या हो जाते हैं, टेट्राहेड्रल हो जाते हैं, और sp2 का अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वही प्लेनर स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये मैथमेटिकल वैल्यू है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान में रखो। खाली अगर मैंने मान लो n की वैल्यू 0 रख दी तो ये तुमको क्या देगा, अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 पाई, ठीक है। अगर 1 रख दूं तो 6, 2 रख दूं तो 10, 3 रखूंगा तो 14, 4 रखोगे तो कितने, 18, ठीक है। तो 4-4 के गैप पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। और चारों रूल फॉलो होंगे तभी वो एरोमेटिक बोला जाएगा। अगर कोई भी रूल मिस होता है तो उसको मैं एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ तो मान लो ये बेंजीन है अपने पास, मेरे को पूछा जाए कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, साइक्लिक है क्या, तो साइक्लिक तो है। कॉन्जुगेशन है क्या, तो अल्टरनेट पे 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट पे जब डबल बॉन्ड आते हैं तो कॉन्जुगेशन होता है, सीधी सी बात है। तो ये इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। और प्लेनर तो लगभग तुम लोग मान के ही चलो, क्योंकि यहाँ पे जब इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 ही आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर प्लेनर ही दिए जाएंगे तुमको, ठीक है। और लास्ट पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 4, यहाँ पे कितने हो गए, 6। तो 6 पाई रूल में है अपने, ठीक है, 6 पाई आ रहा है ना। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लियर हुआ। कैसे sp3 आएगा रे, ये कार्बन को अगर मैं पकड़ूं तो एक इस पे हाइड्रोजन होगा, कितने सिग्मा हो रहे हैं, 1 2 3, ये तो पाई हो जाएगा, तो 3 सिग्मा क्या होगा, sp2। एग्जाम्पल का 4 पॉइंट क्या बोला था, देख उसके पास कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब मैं वैल्यूज रखता हूँ इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 6 पाई, या तो 10 पाई, या 14, या 18, या आगे 22 पाई, ठीक है। तो जब तू इसमें काउंट करेगा तो अपने को पता है ना, जो डबल बॉन्ड होते हैं उन्हीं को हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 2 पाई यहाँ पे हो गया, और 2 पाई यहाँ पे हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 पाई। तो 6 पाई अपने रूल में है ना एरोमेटिक के, तो ये हो जाएगा। और एक चीज है, मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है ए और बी, ध्यान से देखना ये वाला कॉन्सेप्ट। मैं बोलूं कि इस पे 2 लोन पेयर है, ठीक, तो क्या ये बॉन्ड बना सकता है क्या, इसको अंदर ट्रांसफर करके, ये क्या ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। सपोज कर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब बन सकता है। तो ये जो नया वाला बॉन्ड बना है ये कैसा बना है, पाई बॉन्ड ही है ना, है कि नहीं, सिग्मा तो ऑलरेडी था, नया क्या बना इसके पास, पाई बॉन्ड। तो ध्यान में रखो, कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर लोन पेयर आएंगे, ठीक है, तो 2 में से या 3 में से कितने भी लोन पेयर आए, लेकिन एक लोन पेयर हमेशा पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कितने भी लोन पेयर हो, उसमें से एक हमेशा 2 पाई में काउंट होगा, समझा। बाकी को छोड़ दोगे क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते, बट इन तीनों में से एक लोन पेयर ऐसा होगा जो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो जैसे ऑक्सीजन वाटर है ना, तो इसके पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसका एक ऑक्सीजन का लोन पेयर एज अ
पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़ दोगे, जैसे सल्फर है, सल्फर के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, बट मैं कितना काउंट करूंगा, 2 पाई। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने? हाँ, अगर एक ही लोन पेयर है तो वो तो पक्का काउंट होगा, बट अगर तुम्हारे पास 4 या 5 या 3 लोन पेयर है, एक से ज्यादा है, तो सबको नहीं काउंट करना है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड में काउंट होगा, 2 पाई करके। समझा? ये हुआ लिख के सबका। ठीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, साइक्लिक। फिर क्या होना चाहिए उसमें, कॉन्जुगेशन। फिर क्या होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए। और फाइनली क्या होने चाहिए उसके पास, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इस इक्वेशन से मेरे को पता चली कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या तो 2 पाई होगा या तो 6 पाई होगा। ठीक है, और 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहा है, साइक्लिक फॉलो हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, प्लेनर है, ये तीनों फॉलो हो रहे हैं, और खाली पाई इलेक्ट्रॉन जो उसके हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे इन दोनों के बीच का आ जाए 4 पाई, इन दोनों के बीच का आ जाए 8 पाई, इन दोनों के बीच का आ जाए 12 पाई, इन दोनों के बीच का आ जाए कितना, 16 पाई। तो ये वाला जो रूल था, ये किसके लिए था, पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक के लिए। तो अगर मान लो ये सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, बट स्ट्रक्चर में पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने आ रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा एंटी एरोमेटिक। समझा कॉन्सेप्ट? मान ले ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन अगर ये आ गया तो मैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा, एरोमेटिक। बट मान ले एक ऐसी कंडीशन आ जाती कि ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, बट पाई इलेक्ट्रॉन इतने नहीं आके इतने आ जा रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एंटी एरोमेटिक। जैसे एक स्ट्रक्चर देखिए मेरे पास, ये साइक्लिक है क्या स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन है क्या इसमें, देख अल्टरनेट पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है एक छोड़ के, तो ये कॉन्जुगेशन को भी फॉलो कर रहा है। तुम लोग इसमें स्ट्रक्चर निकालोगे कार्बन का तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब ये प्लेनर भी है। बट पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें देख, एक दो, 2 पाई यहाँ पे और 2 पाई यहाँ पे, टोटल कितने हो गए मेरे पास, 4 पाई हुए। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसको मैं एरोमेटिक नहीं बोल सकता। और ये स्ट्रक्चर मैंने तुमको बताया, जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब बोलो तुम्हारे क्वेश्चन क्या है। दूसरा, अगर इन रूल्स में से, इन चारों रूल्स में से कोई भी एक रूल नहीं फॉलो होता है, कोई भी, तो उसको डायरेक्ट मैं क्या बोलूंगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, बट ना तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना तो ये आ रहे हैं, या फिर मान लो पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं, वो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोल दूंगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर हुआ? हम्म। हाँ, फोर्थ वाला जो रूल है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन आए तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर नीचे वाले पाई आए तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक।
अगर ना तो ये पाई आ रहे हैं ना तो ये पाई आ रहे हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा वो, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? चार नहीं रही, ये चार चार के गैप पे बढ़ते जाएगा। देख 18 है तो आगे कितना आएगा, 22 पाई। इसके आगे 16 के कितना आएगा, 20 पाई। तो ये बढ़ते जाएगा। बट कोई स्ट्रक्चर इतने पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर तुमको नहीं आएंगे, तुमको छोटे छोटे ही स्ट्रक्चर आएंगे, 8 पाई 10 पाई वाले। तो इसके आगे की वैल्यू तुम ध्यान में रखो, चार चार के गैप पे होगा, बट वो तुमको यूज में नहीं आएंगे। यूज तुमको बहुत ज्यादा आएगा तो 18 पाई 16 पाई, इससे ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, को डाउट है किसी को एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में तो बोलो, फिर आगे चलते हैं। नॉन एरोमेटिक, मैंने क्या बोला कि मान ले तेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, जैसे मान ले कि तेरे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है क्या, साइक्लिक है, राइट है। दूसरा, इसमें ये प्लेनर है क्या, तो प्लेनर भी है, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज तेरे को मिल जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ कि ये स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, क्योंकि इसमें देख पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तेरे को, चार, एक दो तीन चार, सही है, चार होंगे ना। तो देख साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, बट ये कॉन्जुगेशन का रूल फॉलो कर रहा है क्या, कॉन्जुगेशन यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है। देख कॉन्जुगेशन कब होता है, जब अल्टरनेट पे दो डबल बॉन्ड आते हैं। यहाँ पे भी सिग्मा आ गया, यहाँ पे भी सिग्मा आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब इसको मैं नहीं लूंगा, तुम इसको भी एरोमेटिक में नहीं ले सकते, मालूम है। अगर मान ले तेरा एक बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, तो अपने को तो लग रहा है ना कि यहाँ से तो रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट पे है डबल बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फिर से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन किसमें, 4 पाई है। बट अब तो इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकती है। क्यों नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। तो अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर हुआ सबको। नॉन एरोमेटिक में ऐसा फिक्स नहीं कि कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, तीनों चारों रूल में से कोई एक रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट खत्म, फिर वो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चारों रूल फॉलो हो रहे हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एक भी अगर फॉलो होना बंद हो गया तो वो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे मैं तेरे को ये स्ट्रक्चर अगर दूं तो इसमें तो क्या बोलेगी, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तुम लोग को, स्ट्रक्चर को क्या बोलना चाहिए मुझे, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। क्या बात है, आंटी बहुत तेज जवाब दे रहे तू तो, चिट लेके आई है क्या भाई। एंटी एरोमेटिक क्यों होगा ये देखो साइक्लिक तो है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेशन कहीं ब्रेक हो रहा है क्या, इसमें कॉन्जुगेशन भी लगातार हो रहा है। देखो ये भी अल्टरनेट पे, ये भी अल्टरनेट पे, ये भी और ये भी, तो कॉन्जुगेशन भी है, सब है। प्लेनर तो होगा ही, मैंने तुमको बोला है। ठीक है, निकाल के भी तुम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो। फिर जब मैं पाई इलेक्ट्रॉन देख रहा हूँ इसके, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई और 2 पाई कितने हो गए, 8 पाई। तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा,
एंटी। समझा? कुछ मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से मुझे बताइए कि क्या होने चाहिए। हर एक स्ट्रक्चर का अलग अलग नेचर होगा। Benzene is a mother of all aromatic compound। तुम्हारे सामने जैसे ही बेंजीन का नाम आता है ना, तो बेंजीन सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो फटाफट इन स्ट्रक्चर का तुम डिसाइड करो वेदर दे आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लो, फिर फाइनली मैं बताऊंगा। जिस स्ट्रक्चर में डाउट होगा उस पर अपन डिस्कस करेंगे। कहता हूँ कोई डाउट रहेगा तो बोलना। पहला नॉन एरोमेटिक, दूसरा एरोमेटिक, थर्ड एंटी एरोमेटिक, फोर्थ एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है मालूम है? एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, 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 एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एरोमेटिक। बताओ किसमें डाउट है? सही हो गया क्या सबका? इसके लिए क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। इसमें देख, इसको मैं एरोमेटिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पॉजिटिव और लोन ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इसमें कॉन्जुगेशन है। राइट है, 6 रूल बताए थे कॉन्जुगेशन के, उसमें एक ये भी था। तो इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 2 पाई। तो साइक्लिक प्लेनर सब कुछ है, ये कॉन्जुगेशन भी है, और 2 पाई किस में आता है? एरोमेटिक में आएगा ना। ये एंटी एरोमेटिक कैसे हो गया? साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन सब कुछ है, बट देख इस पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, लोन पेयर। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 पाई यहाँ के और 2 पाई यहाँ के, कितने हो गए? बोला था ना लोन पेयर भी काउंट होते हैं। 4 पाई किस में आते हैं? एंटी एरोमेटिक। और किसी में डाउट किसी को? एरोमेटिक होंगे, देख कैसे। क्या स्ट्रक्चर था मेरे पास? ये था, और इसमें क्या था? ये था। ठीक है, तो यहाँ पे देख, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है। मैंने बोला था ना कितने भी लोन पेयर हो बट एक काउंट होगा। तो इसमें तो काउंट कर, 2 4 और 1 काउंट होगा, तो कितने हो गए? 6 पाई हो गए। इसमें भी 2 4 और 1 लोन पेयर, कितने हो गए? 6 पाई। तो दोनों भी क्या हो गए? हाँ, ठीक है। ठीक है, ये भी एग्जांपल्स में लिख लो। टाइम मिला तो भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं टाइम मिला तो बाद में। ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ध्यान में रखो।
एरोमेटिक है, ठीक है। ये क्या होगा? ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक एक भी नहीं है इसमें। नहीं, क्या होता है मालूम है, ये जो स्ट्रक्चर है देख, जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे लोन पेयर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस बढ़ गई है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर है, तो ये दोनों में रिपल्शन होता है। और ये जो लोन पेयर है ना, ये कहाँ चला जाता है मालूम है? ऐसे प्लेन के ऊपर आ जाता है, मतलब नॉन प्लेनर शेप में आ जाएगा रिपल्शन की वजह से। तो ये तीन तो प्लेन पे रहेंगे, बट ये वाला क्या हो जाएगा मालूम है? नॉन प्लेनर हो जाएगा। फिलहाल में तुम लोग इसको एंटी एरोमेटिक कंसिडर कर सकते हो। भी चीज अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई ना, तो वो फिर पाई बॉन्ड नहीं बना पाती है। और मैं इसको क्यों काउंट करता था, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऐसे कभी कभी रेयर केसेस आते हैं जहां पे ऐसे दिखेगा तुमको, तो इस कंडीशन में ये लोन पेयर नहीं काउंट होता है। तो फाइनली देख, 2 पाई, 4 पाई और ये 6 पाई, तो ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। ऐसे रेयर कंडीशंस में ये काउंट नहीं होते हैं, बाकी नॉर्मली तो तुम लोग काउंट करते हुए चलोगे। जिस पे डबल बॉन्ड है, अगर उसी पे ये आ जाता है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर था देख, इसमें नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर कहाँ पे आ जाएगा? प्लेन के ऊपर। अब मैं इसको काउंट करूंगा क्या? नहीं काउंट करूंगा। तो कितने पाई हुए? 2, 4, 6, तो 6 पाई हुआ, इसीलिए इसको मैंने एरोमेटिक लिखा हुआ, समझा? और ये तो सामने सामने एरोमेटिक है, 2, 4 और 6। लोन पेयर 2 पाई काउंट होता है, बट कैसे आना चाहिए था? इसको अल्टरनेट पोजीशन में आना चाहिए था। अब जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा और ये लोन पेयर प्लेन के ऊपर चला जाता है। और प्लेन के जो ऊपर होते हैं ना, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। पाई बॉन्ड बनाने के लिए चीजें पैरेलल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में ये लोन पेयर नहीं काउंट होगा। यहाँ पे ये काउंट होगा, क्योंकि अल्टरनेट पे देख, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर। यहाँ पे भी ये कैसा है? डबल बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये काउंट हो रहा है। बट इसको मैं नॉन एरोमेटिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस पोजीशन पे देख, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है इसका, सही है।